रेडी, स्माइल, 1 2 3 और क्लिक। रेडी, स्माइल, 1 2 3 और क्लिक। इस तरह चिपक गई मेरी तस्वीर के होठों पर एक जाली मुस्कान। अब मेरी वो तस्वीर हर वक्त मुस्कुराती है, मेरी हताशा पर, मेरी निराशा पर, मेरी घुटन टुटन पर, स्थिर प्रज्ञा वाले किसी योगी की तरह निर्लिप्त। किंतु नहीं, यह स्थिर प्रज्ञता की नहीं, विश्व मुझे व्यंग की हंसी है। मेरी तस्वीर हंसती है इसलिए कि बहुत ऊंचे टंगी रोटी के श्रृंगार प्रयास के बाद भी खट्टे है कर छोड़ भी नहीं सकता, उसे तोड़ भी नहीं सकता। मेरी तस्वीर मुस्कुराती है मेरी अक्षमता पर, मेरी कायरता पर। कंठ कातर है, स्वर जानता है याचना की भाषा, विरोधी स्वर फूटता नहीं। भूखी अतड़ियों के दर्द को सहने की खातिर हाथ दबाते हैं अपने ही पेट को, उसकी गर्दन दबा नहीं पाते। मेरी तस्वीर मुस्कुराती है और मन रोता है। मेरी तस्वीर की तरह जड़ तो नहीं हूं, तभी तो मन रोता है, पर शायद जड़ ही हूं, नहीं तो रोता नहीं। तो आप बताइए कि हस्ताक्षर कैसे बना और उसका पहला नाटक कैसे हुआ? जब हम लोग सड़कों से अलग हट करके संस्था बनाकर नाटक करने की बात सोचने लगे, इसके पीछे कारण ये था कि सड़कों पर जब हम लोग नाटक करते थे तो उसका अंतराल पूरे वर्ष भर का होता था। इस दुर्गा पूजा में हुआ तो फिर अगले साल की दुर्गा पूजा में नाटक होगा। तो ये जो अंतराल बहुत लंबा होता था, तो इसको कम करने के लिए मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग एक संस्था बनाएं और बिना दुर्गा पूजा का इंतजार किए ऐसे ही किसी समय नाटक करें। तो इसी विचार की परिणति हुई, हस्ताक्षर का निर्माण हुआ। और उस समय जो लोग साथ में काम कर रहे थे उन सब साथ मिल कर के हस्ताक्षर की स्थापना हुई। और हस्ताक्षर के लिए जब संस्था बनी तो कई तरह की योजनाएं बनना शुरू हुई। उन्हीं दिनों बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो संकट शुरू हुआ, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ मोटा मोटी कहिए। तो ये भारतवर्ष की एक पहली विजय थी जो पिछले 500-700 वर्षों में नहीं हुई थी। ये पहला अवसर था जब भारत कोई युद्ध जीता था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक बड़ी योजना बनाए, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कोई स्थान नहीं मिला। तो वो योजना बनी और योजना ही बनकर रह गई। फिर हम लोग एक नाटक की शुरुआत हम लोगों ने की, नौकरी की तलाश। इसके लेखक थे
कुशेश्वर ठाकुर और एक हमारे मित्र कुमार प्रेस के मालिक शैलेंद्र अग्रवाल, उनका एक पात्रीय नाटक गेहूं के दाने, इन दो नाटकों का मंचन करने की फिर योजना बनी और उसके रिहर्सल शुरू हुए। इस बीच जो महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि अदालत का रिहर्सल लगातार जारी था। उसमें करीब 15-20 कैरेक्टर्स की आवश्यकता थी, रिहर्सल चल रहा था, लेकिन वो संख्या पूरी नहीं हो रही थी, 2-1 घट जा रहे थे। कुल मिलाकर के उसके मंचन की स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन तलाश जारी थी और रिहर्सल भी जारी था। इसी बीच विनोद कुमार जी अचानक एक दिन मेरे घर आए प्रभाशंकर विद्यार्थी के साथ। प्रभाशंकर विद्यार्थी से मेरा परिचय पहले से था, जबकि विनोद कुमार पहली बार मेरे घर आए थे। बाद में पता चला कि वो मेरे बड़े भाई के क्लासमेट हैं। तो वो एक नाटक की योजना लेकर के आए थे और उन्होंने कहा कि आप मेरे को कि नाटक में भाग लेना है, उसमें मेरे को काम करना है। तो हम लोगों का रिहर्सल चल रहा था, मना करते नहीं बना, तो हम बोले कि आपको जवाब बाद में देंगे, अभी हम लोगों का रिहर्सल चल रहा है। तो वो चले गए और फिर हमारी रिहर्सल की जो टीम थी उनके लोगों के वो मीटिंग में बदल गई और श्री बलदेव नारायण ठाकुर, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम लोग तो ऐसे भी नाटक करते रहे हैं और आगे भी नाटक करने की योजना बना करके न काम कर रहे हैं, लेकिन एक नया आदमी जो नाटक के क्षेत्र में आ रहा है, अगर उसको समय पर मदद न की जाए तो हो सकता है कि उसका आना ही रुक जाए। नाटक में एक आदमी जो आ रहा है उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाए, तो उसका नाटक करना चाहिए। तो उनकी बात मेरी समझ में आई। तो अगली बार जब विनोद जी आए तो उनको अपना कंसेंट दिए कि ठीक है आपके साथ नाटक करेंगे, और मेरा नाटक पिछड़ गया। विनोद जी के नाटक के रिहर्सल शुरू हुए और समय पर उनका नाटक अपने मंचन हुआ और हमारे नाटक की जो बड़ी बनी बनाई टीम थी वो टीम पूरी की पूरी बिखर गई और दोबारा फिर नई शुरुआत करते हुए तो बहुत पुराने रंगकर्मी जो नाटक हम लोगों से पहले जो नियमित रूप से नाटक करते थे, वही दुर्गा पूजा वाले अवसर पर, तो गंगाधर शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, उन लोगों से संपर्क किया कि संकट में हम लोग पड़ गए हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग मदद कीजिए तो हम लोग नाटक करेंगे। तो उनकी सहायता से फिर हम लोगों ने अपना नाटक किया। 1973 16 दिसंबर 1973 को हस्ताक्षर का पहला नाट्य प्रस्तुति सामने आई जनता के। काफ़ी अच्छा नाटक हुआ। नाटक का क्या नाम था? अदालत और गेहूं के दाने, 2 नाटक हुए थे, लेकिन ये ऑडियंस पॉइंट से ऑडियंस नहीं जुटे। 2 गड़बड़ी हो गई। एक तो 16 सितंबर का तारीख, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा हुआ करती है और 16 उसकी पूर्व संध्या, और जगह तय हुआ HEC का कम्युनिटी हॉल राजेंद्र भवन। तो HEC इलाके में विश्वकर्मा पूजा की धूम थोड़ा ज़्यादा होती है, तो वहाँ
लोगों को लगा कि शायद विश्वकर्मा पूजा की तैयारी हो रही है, नाटक पर किसी ने ध्यान दिया नहीं और लोग विश्वकर्मा पूजा की तैयारी में ही लगे रहे, नाटक देखने के लिए कोई आया नहीं। और अपने जनसंपर्क से जो हम लोगों ने शहर में टिकट बेचा, तो रांची से धुरवा जा करके नाटक देखने के लिए उस समय साधन कम थे, तो बहुत लोगों ने अवॉइड किया कि अब उतना दूर कौन जाए। उस समय टाउन बस चलती थी, लेकिन उसकी संख्या बहुत नहीं, बड़ी भीड़ हुआ करती थी, तो कुल मिलाकर के दर्शक नहीं जुटा पाए। बात उस नाटक की तो क्लाइमैक्स ये है कि हम लोग तैयारी करके बैठे हैं और हॉल में एक भी ऑडियंस नहीं। उस स्थिति में मेरा बड़ा अजीब सी स्थिति कि नाटक दिखाएं कीजिए, तो हम निकल कर के सामने सेक्टर 2 के बाजार में गए। बाजार में जा कर के लोगों को रिक्वेस्ट किए कि भाई हॉल में नाटक हो रहा है, आप लोग नाटक देखने के लिए आइए। बहुत पूछताछ करने के बाद कि टिकट है, फ्री में है, कितना, जैसे तैसे 50-60 लोगों को जमा करके वो नाटक का मंचन हुआ। आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान का सौदा हुआ। उस कमी को पूरा करने में मेरे को 2-2.5 साल, क्योंकि कोई दूसरा कलाकार पैसा लगाने वाला नहीं था और टिकट बेचने के बाद उतना पैसा वापस नहीं आया, तो हम आज बहुत कर्ज हो गया। कर्ज क्या हुआ, जेब से पैसे निकल गए, तो उसकी भरपाई करने में मेरे को बहुत ज़्यादा समय लगा। फिर हम 1-1.5 साल तक नाटक करने की स्थिति में नहीं थे। वो पुराना कर्ज चुकाते ही लगभग साल भर का समय निकल गया। लेकिन उसके बाद हस्ताक्षर की जो भी प्रस्तुतियाँ हुई, वो मैंने आप कहिए कि हर दृष्टि से, प्रोडक्शन के ख्याल से भी, ऑडियंस के ख्याल से भी, और बॉक्स ऑफिस भी कह सकते कि बॉक्स ऑफिस के ख्याल से भी वो नुकसानदेह नहीं हुआ। हमारी स्थिति ये हो गई कि हम जितना नाटक में खर्च करते थे, लगभग उतना पैसा टिकट बेच करके वापस आ जाता था। और वो 100-200 रुपये कम भी आते थे, तो उसको हम लोग मान लेते थे कि ये आइडियल स्थिति है, क्योंकि अगर ज़्यादा आ जाने से झंझट होता, लेकिन 100-200 कम आता था तो लगता था कि हाँ ठीक है, अगली बार अब मेहनत करेंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। तो वो उत्साह का काम करता था। और 73 से लेकर के अगले 20 वर्षों तक खूब धुआंधार नाटक किए। लगभग 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार नाटक लगातार होता रहा। और फिर प्रतियोगिताओं में भाग लेने का जो अवसर मिला, तो उसकी जो लत लगी, तो इलाहाबाद, जामिया नगर, कई प्रतियोगिताओं में अक्सर भाग लेते हुए, और केवल भाग लेना नहीं, वहाँ अच्छी खासी संख्या में पुरस्कार भी मिलते रहे, तो हौसला अफजाई होती रही जम करके। तो पहली बार किस फेस्टिवल या प्रतियोगिता में आप लोग गए और कौन सा नाटक लेके गए? देखिए, हम लोग पहली बार जिस प्रतियोगिता, इलाहाबाद नाट्य संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषीय नाट्य प्रतियोगिता, पहली बार हम लोग उसमें भाग लिए। लेकिन उस समय हस्ताक्षर के बैनर से नहीं, ये
मेकन के एक इंजीनियर थे वीरेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक नाटक तैयार किया, जुलूस, बादल सरकार का नाटक मिছিল, इसका हिंदी रूपांतर जुलूस। कलाकार सारे हस्ताक्षर के थे, सिर्फ निर्देशक वो वीरेंद्र प्रसाद था। और उसी के सौजन्य से हम लोग इलाहाबाद नाट्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए और पहली ही बार हम लोगों को बेस्ट एक्सपेरिमेंटल प्ले का अवार्ड मिला था। वो काफ़ी माने उत्साह से हम लोगों को भर दिया। और उसके अगले साल हम लोग हस्ताक्षर के बैनर से उसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए और लगातार कई वर्षों तक गए। हस्ताक्षर के बैनर से पहला कौन सा नाटक लेके गए? हस्ताक्षर के बैनर से पहला कौन सा नाटक गया एकदम एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन उसके बाद से हम लोग 5-6 साल तक लगातार वहाँ अटेम्प्ट लेते रहे, जिसमें रमेश उपाध्याय का नाटक हरिजन दहन, उसको वहाँ प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला था। और वहाँ कैंप फायर हुआ करता तो कैंप फायर में 2-3 बार हमारी टीम को अवार्ड मिला। नाटक वहाँ किए हम लोग, कल्पना पिशाच किए, आज मैं ही मर गई किया, हरिजन दहन किया, उसके अलावा उसकी रात भी किया। एक नाटक और याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन 76, 77, 78, 79, 80 लगातार हम लोग वहाँ जाते रहे। हरिजन दहन एकमात्र नाटक था जिसको वहाँ पुरस्कार मिला था। और दूसरे नाटकों के बारे में ये है कि पब्लिक अप्रिसिएशन ज़्यादा मिला, पुरस्कार नहीं मिले। कंपटीशन बहुत तगड़ा होता था और मल्टीलिंगुअल कंपटीशन पूरे माने भारतवर्ष की तमाम भाषाओं में के नाटक वहाँ आते थे। कल्पना पिशाच जिस साल हम लोग लेकर के गए थे, तो आकाशवाणी इलाहाबाद, उसके प्रोड्यूसर नाटक खत्म होने के तुरंत बाद आए और कहा कि हम इस नाटक को अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कल आप लोग आइए। और दूसरे दिन हम लोग उस नाटक को वहाँ रिकॉर्ड किया और इतनी सुंदर रिकॉर्डिंग सुन करके लगा कि मेरे नाटक को जरूर कोई पुरस्कार मिलेगा, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। जिस समय आप लोग शुरू हुए उस समय जैसा आपने बताया कि एक विनोद कुमार जी नाटक में आए और उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई और उससे फिर उन्होंने भी लगातार नाटक किए। अगर हम लोग 80 का दशक ले, 70 से 80 के बीच में, तो 70 से 80 के बीच में और कितनी संस्थाएं थी या और कौन लोग थे? 75 से लेकर 90 तक रांची में लगभग 2 दर्जन नाट्य संस्थाएं थी, जिनमें से अधिकांश हस्ताक्षर से जुड़े लोग अपनी संस्था बनाकर नाटक करने लगे थे। होता ये था कि हस्ताक्षर जब नए नाटक पर काम शुरू करता और कोई नाटक का चुनाव होता कि हम ये नाटक करेंगे, तो उस नाटक के हिसाब से मान लीजिए 5, 7, 10 लोगों की आवश्यकता होती और जिनकी कास्टिंग हो जाती
उसके अलावा बड़ी संख्या में जो दूसरे सदस्य थे वो बड़े निराश होते और वो एक संस्था बना करके एक नया नाटक करना शुरू कर देते थे। इस तरह से कई संस्थाएं बनी और उनके साथ भी वही प्रॉब्लम होता था कि जब वो नाटक करने के लिए 5 लोगों का चुनाव कर लेते कि ये 5 लोग नाटक करेंगे, तो 10 लोग नाराज हो जाते थे और फिर उनकी एक संस्था बन जाती थी। इस तरह से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा संस्थाएं काम करने लगी थी। लेकिन इंडिपेंडेंट अस्तित्व के साथ जो संस्थाएं थी वो विनोद कुमार के अलावा वीरेंद्र प्रसाद की संस्था थी अभिव्यक्ति। उसके बाद अंग्रेजी नाटकों का एक ग्रुप रांची में था, द फर्स्ट सर्कल। उन लोगों ने हिंदी नाटक करना शुरू किया तो उनकी एक संस्था काम करने लगी, इसका नाम था प्रथम वृत्त, वो फर्स्ट सर्कल का हिंदी अनुवाद। इस तरह वो केदारनाथ पांडे, आकाशवाणी और के कलाकारों को मिलाकर एक संस्था बनाई, यूनाइटेड आर्ट प्रोडक्ट्स। मैंने इस तरह से ये और बहुत सारी संस्थाएं जैसे रंग दर्पण हुआ, छोटा नागपुर आर्य रंगशाला आदि जो संस्थाएं थी, वो हस्ताक्षर से जुड़े कलाकार जिनको नाटक में रोल नहीं मिला वो अपनी संस्था बना करके काम करने लगे। फिर उनसे असंतुष्ट लोगों ने अपनी संस्था बनाई। इस तरह से रांची में लगभग 2 दर्जन संस्थाएं नाटक कर रही थी और लगातार नाटक हो रहा था। आप ये कह रहे हैं कि जो शुरुआती दशक है रांची रंगमंच का, जब नाटक यहाँ शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों ने उसमें इच्छा दिखाई और अच्छी खासी संख्या में लोग नाटक करने के लिए आए। लेकिन चूंकि वो किसी भी संस्था के लिए संभव नहीं था कि वो सबको एक ही नाटक में अवसर दे सकेंगे, तो जाहिर है कि उनको करने की जल्दी थी या करने की हड़बड़ी थी या वो भी तुरंत आ जाना चाहते थे, तो अलग अलग ग्रुप बना के उन्होंने नाटक किए। लेकिन जो दीर्घजीवी या जो जिसको कहे कि एमेच्योर होते हुए भी जो जिन्होंने एक पैशन या प्रोफेशन की तरह काम में लिया, तो उसमें जो 2-4 संस्थाएं हैं उसमें किसका नाम लेना था, जिनका रांची ही नहीं एक तरीके से कहें झारखंड के रंगमंच पे कोई छाप है, कोई असर है, कोई कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन शब्द बड़ा शब्द है। नाटक करना का नाटक कर रहे हैं लोग, लेकिन नाटक को कंट्रीब्यूट करना या नाटक के क्षेत्र में कोई योगदान देना ये एक बड़ी बात है। और बहुत अफसोस की बात है कि ये कंट्रीब्यूटरी संस्थाएं बड़ी कम हुई। अब जब हम कंट्रीब्यूशन की चर्चा करें तो मेरे ख्याल से पहला कंट्रीब्यूशन जो हम नोट करते हैं वो है वीरेंद्र प्रसाद का, जिसने रांची रंगमंच को फिजिकल थिएटर, अंगिक अभिनय से परिचित कराया। फिर हम आशीष घोषाल जी को याद करेंगे, जिन्होंने नाटक के एक नए स्वरूप से माने उनका टेबलाइजेशन जो है वो बहुत बढ़िया था। तो नाटक को उससे माने बाद के लोग जो नाटक करने लगे वो उनसे कुछ माने प्रेरणा लेकर अपने नाटकों को सजाने संवारने लगे। उसके बाद अगर योगदान हुआ तो फिर NSD वालों का योगदान है, जो प्रशिक्षित होकर आए और उन्होंने अपने स्कूल के अनुसार नाटक करना शुरू किया। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं जो बहुत सारा काम कर रही थी, तो उनका उद्देश्य सिर्फ नाटक करना था और एक नाटक में जो
विभिन्न पात्र हैं, सब लोग अपने अपने हिस्से के संवाद भूल जाए और मंच पर कुछ हो जाए तो वो एक नाटक हो गया, लेकिन उसको नाटक करने में थोड़ी कठिनाई होती है। यानी इसको हम नहीं मानते हैं कि वो नाटक को कोई योगदान कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हो एक गंभीर मुद्दा है। परफॉर्म करना तो सबको अच्छा लगता है, सब करना चाहते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस के लिए जो समाज की, इतिहास की, राजनीति की, लोग बाग की जो समझ होनी चाहिए वो नहीं होने से भी ये एक किस्म का क्या होता है कि क्या बोलेंगे उसको, एक उकताहट होती है, जल्दीपना होता है आपके भीतर में। नाटक इंडियन ट्रेडिशन में पंचम वेद है, आसान नहीं है ना। तो आपकी बात से जो एक तो चीज़ निकल के आई जो पूरे हिंदी प्रदेश की एक बड़ी कमजोरी है। हाँ, ये पूरे हिंदी प्रदेश की बड़ी कमजोरी है कि जो लोग नाटक में आते हैं वो पंचम वेद कह के प्राउड तो करते हैं, पर पंचम वेद के अध्ययन के उनके भीतर वो मादा होता नहीं है। वो क्यों करते हैं नाटक यही नहीं जानते हैं। सही बात है। मैंने मेरे ख्याल से नाटक करने से पहले निर्देशक को खुद से सवाल करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, और ये क्यों का जब तक जवाब नहीं मिले तब तक फिर उस नाटक के करने का न करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये क्यों बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के 90-99% डायरेक्टर्स जो हैं या एक्टर्स जो हैं उनको नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। छोटे शहरों के बारे में, छोटे शहरों के रंगमंच के बारे में ये एक बहुत आम समझदारी है कि असल में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई की नकल करते हैं या अनुसरण करते हैं। तो जो 70 से 90 का जो दशक है खास करके रांची रंगमंच का, जिसको वो एक गोल्डन पीरियड है, इसमें कोई दो वो गोल्डन पीरियड में जानना चाहता हूँ आपसे, क्या वो भी अनुसरण है मौलिक? मतलब क्या वो जिस जगह रंगमंच हो रहा है वहाँ की जनगण की बात कह रहा है या वही रिपीट कर रहा है दिल्ली, बम्बई के जूठन को परोस रहा है? इसमें निश्चित रूप से अधिकांश नाट्य संस्थाएं जो हैं वो वही जूठन परोस रहे हैं। न कोई मौलिकता नाम की कोई चीज है, न कोई इंटेलिजेंसिया है। बस नाटक करना है, एक नाटक चुनना है, और नाटक कौन सा चुनना है जो बहुत जगह मशहूर हो चुका है, वैसे किसी नाटक को चुनना है, या फिर कोई साहित्य में जिसका बड़ा नाम हो गया है किसी वैसे नाटक को चुनना और करना है। उसको क्यों करना है इससे मतलब नहीं है। वो एक मशहूर नाटक है, उसकी प्रस्तुति यहाँ होनी चाहिए, वो हो जाए। मतलब आम शब्दों में कहे तो हर कोई सलमान खान या शाहरुख खान या ऋतिक रोशन बनना चाहता है, वो खुद जो है वो नहीं रहना चाहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग रंगमंच करते हैं उनका खुद पे भरोसा नहीं है। इसको आप नहीं हमको वो नाटक को गंभीरता से लेते ही नहीं है, नाटक को गंभीरता से समझते नहीं। वो शाहरुख खान बनते हैं कि नहीं बनते हैं सो तो बहुत दूर की बात है। वो जिस नाटक को कर रहे हैं उस नाटक की गंभीरता को नहीं समझते हैं, उस नाटक की क्या नाटक की गंभीरता को ही नहीं समझते, और नतीजा यही होता है कि वो कहीं का अगर कहीं यह नाटक पहले हुआ है तो उसका अनुसरण करते हैं, या बड़े नाम के पीछे भागते हुए उस नाटक को वंचित करने का माने साहस जुटाते हैं, करते हैं। लेकिन इससे नाटक को कुछ मिलता नहीं है। उनको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है ये अलग बात है,
माने प्रसिद्धि तनी मिल जाती होगी, लेकिन नाटक को कुछ नहीं मिलता है और मेरे ख्याल से उनको भी कुछ नहीं मिलता है। रांची को ये एक बड़ा सुअवसर रहा कि देश में जिन 5-7 नाट्यालोचकों की बात होती है उसमें से एक नाट्यालोचक रांची में रहे। रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में वो प्रोफेसर रहे, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, जिनका रेडियो नाटकों में और नाटक के समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी होता है। तो उनके होने का कोई व्यवहारिक लाभ रांची रंगमंच को हुआ, खास करके नाट्य लेखन समीक्षा के क्षेत्र में? मेरे ख्याल से, क्योंकि आप एक मैगजीन भी आप लोगों ने निकाली नाट्यावृत्ति, इसलिए ये सवाल मैं आपसे। हाँ, तो सिद्धनाथ जी कल रांची में होना और नहीं होना रांची रंगमंच के लिए कोई मतलब की बात नहीं थी। सिद्धनाथ जी रांची में जाने माने इसलिए जाते रहे कि रेडियो नाटकों के विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति रही। रंगमंच से उनका कोई जुड़ाव या रंगमंच अब एकेडमिक ढंग से वो किसी नाटक की समीक्षा कर रहे हों या नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए था। रंगमंच करने वालों के लिए न तो उन्होंने कोई समीक्षा करी और न उनकी समीक्षा में कोई विशेष दम था। लेकिन अब जयशंकर प्रसाद नाटकों का शिल्प, सौंदर्य, नारी पात्र, माने इस तरह के सब्जेक्ट को लेकर के उन पर उन्होंने किताबें लिख दी, तो वो पढ़ने पढ़ाने के लिए तो वो विशेषज्ञ थे और जाने माने नाम थे, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम था। लेकिन रंगमंच जो प्रैक्टिकल रंगमंच है उसमें उनका कोई योगदान नहीं था। उन्होंने उनका एक नाटक की किताब है, आदमी है नहीं है, तो उसमें पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, लिख करके वो अपने रेडियो नाटकों को रंगमंच या नाटक बनाने की कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन वो हूबहू रेडियो नाटक ही थे, कुछ नहीं हुआ। बहुत कम मैंने कहने सुनने पर या दबाव उन पर पड़ा होगा कि आप रंगमंच के लिए क्यों नहीं नाटक लिखे, तो अल्टीमेटली उन्होंने अशोक नाटक लिखा, जिसको वो कहते हैं कि ये रंगमंच या नाटक है और सिलेबसों में वो शामिल भी है, कहीं पढ़ाई जाती है किताब। लेकिन वह भी एक व्यक्तिगत चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरा एक रेडियो नाटक अशोक पर पहले से था, वो प्रकाशक के दबाव पड़ने पर थोड़ा परिवर्तन करके उसका ये संस्करण तैयार कर दिया, क्योंकि वो सिलेबस में लगा हुआ था। कुल मिलाकर के वह भी रेडियो नाटक ही है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो सिद्धनाथ जी के होने का और नहीं होने का रांची रंगमंच को न कोई लाभ हुआ न कोई नुकसान हुआ। तो अब तक के आपके रंगमंचीय जीवन में क्या कोई दूसरा नाट्यालोचक हुआ? रांची में तो कम से कम नहीं, क्योंकि रांची इस क्षेत्र में बहुत अभाव रहा। जब रांची में कोई नाटक का मंचन होता है तो नाट्य आलोचना कहाँ होती है? अखबारों में होती। और अखबार वाले क्या करते हैं कि जो ग्रुप नाटक करता है उसको कहते हैं कि आप लिख करके दे दीजिए, और वो लिख करके जो दे दिया सो छप गया, यही नाट्य आलोचना है। तो अगर आपने कोई नाटक किया और हम उसकी समीक्षा अगर किसी अखबार को दें और तटस्थ होकर लिखें, तो व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाती कि फला आदमी फलाने नाटक लिखा, वो मेरे ग्रुप का नहीं था। तो न तो नाटक
की समीक्षा हुई नहीं, और जो हुई वो करने वाले ग्रुप ने जो लिख करके दिया, अखबार वालों ने वही छापा। तो अगर हम लोग आधुनिक रंगमंच की शुरुआत माने तो अगले 1-2 साल में रांची रंगमंच का 50वां साल पूरेगा, है ना। अगर हम 70, 71 या 73 मानते हैं, हाँ, तो अगले 1-2 साल में 50 साल रांची रंगमंच के पूरे हो जाएंगे। इन 50 सालों में रांची रंगमंच पे, या थोड़ा इसको और बड़ा करें, मतलब धनबाद, जमशेदपुर वगैरह को भी जो अपनी स्मृति से, आपकी जानकारी से हो, तो किस तरह की नाट्य धाराएं रही हैं, मतलब ट्रेंड्स किस तरह से रहे हैं, मैंने सौंदर्य बोध के स्तर पे, नाटक के स्तर पे, थिएटर, मैंने जीवन और राजनीति की वजह से, मैंने कंटेंट और फॉर्म के लेवल पे अगर हम उनको देखें तो किस तरह की धाराएं रही हैं, किस तरह के, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें, चिन्हित करें, तो किन रूपों में चिन्हित कर सकते हैं? आपके इस लंबे प्रश्न का उत्तर संक्षेप में ये है कि आर्ट फॉर आर्ट से पूरे झारखंड में जहाँ भी लोग नाटक कर रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं नाटक, उन सब की दृष्टि सिर्फ नाटक करना है, पंथ विशेष के लिए किसी खास आइडियोलॉजी को जोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि बस नाटक करना है। और उनके चुनाव की प्राथमिकता ये होती है कि अगर कोई मशहूर नाटक हुआ तो दूसरा कोई बहुत चर्चित नाटक जो दूसरे कई बड़े शहरों में, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि में मशहूर हो गया, नाटक सफल हुआ, तो फिर उसकी पुनरावृत्ति हो, या नाट्य ग्रुप का कोई सदस्य खुद लेखक हो तो वो अपने लिखे नाटकों का मंचन करना, ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं। कोई वाद विवाद वाले नाटक नहीं। एक संस्था थी रांची में पदातिक, जो वामपंथ की ओर उनका झुकाव था, तो वो लोग जब अपना कोई नाटक करते थे तो उसमें उनका दृष्टिकोण जो है वो अपने पंथ विशेष की ओर होता था। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग नाटक करते रहे, या वो तो आप उन सबको दक्षिणपंथी बोल सकते हैं, या फिर कोई पंथ नहीं, बस नाटक कर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो भी नाटक हो रहे थे, दर्जनों संस्थाएं काम कर रही थी, खास करके जो रांची रंगमंच का गोल्डन पीरियड है 90 के दशक तक का, तो उसमें दर्जनों संस्थाएं थी, लोग नाटक कर रहे थे, लेकिन वो ऐसे नाटक कर रहे थे जिसमें वो जहाँ कर रहे थे वहाँ का कोई जीवन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये स्थानीयता का अभाव सब जगह, माने खास करके ट्राइबल जीवन जो, नहीं, मैं इसको सिर्फ ट्राइबल के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ और स्थानीयता के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा हम लोग जानते हैं कि नाटक जीवन की पुनरावृत्ति है, तो ये किस जीवन की पुनरावृत्ति कर रहे थे? ये बड़े फलक पर हिंदी जगत में हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश हो सकता है ये दिल्ली हो सकता है ये हरियाणा, पंजाब हो, वहाँ के जीवन को तो लगता है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन झारखंड या बिहार के जीवन को कहीं रिफ्लेक्शन हो, ऐसा मेरे को कम से कम नहीं दिखता। क्योंकि जो तत्कालीन बिहार है, जो हमेशा राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे बहुत ही उद्वेलन वाली जगह रहा है। आप देखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती के में देश में सबसे बड़े किसान आंदोलन का केंद्र बिहार, झारखंड रहा है। हाँ, आदिवासी सवाल पे सबसे बड़ा केंद्र झारखंड रहा है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल, मतलब मजदूरों का इलाका ये रहा है। तो ये और हम देखेंगे 70 से 90 तक का बीच
भारतीय प्रदेश में भी नक्सलवाड़ी का आंदोलन है, किसान आंदोलन है, झारखंड आंदोलन है, महिलाओं के आंदोलन है। तो जितने आंदोलन हैं, अफसोस की बात है कि पिछले 50 साल के इतिहास में मेरी दृष्टि में सिर्फ 2 नाटक को छोड़ करके कोई नाटक ऐसा हुआ ही नहीं। एक नाटक पदातिक द्वारा मंचित झुमरा करकोड़ा, जिसमें थोड़ी स्थानीयता थी, और एक दूसरा नाटक अजय मलकानी द्वारा प्रस्तुत तो बहुत बाद में उल गुलान का अंत ने, माने ये 2 नाटक छोड़ करके जितने नाटक हुए हैं उसमें कहीं कोई स्थानीयता नहीं दिखती है। तो आपके इस जवाब से ये एक बात जो ध्वनित होता है कि रंगमंच तो यहाँ खूब हुए, लेकिन दृष्टिविहीन रहा, और इसमें कहें कि इसका एक बौद्धिक पक्ष लगभग शून्य रहा। बौद्धिक पक्ष मैंने बौद्धिक पक्ष मतलब नाट्य समीक्षक नहीं आ रहे हैं, नाट्य लेखक नहीं आ रहे हैं। जो जहाँ आप नाटक कर रहे हैं वहाँ का जनजीवन अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो दृष्टिविहीनता ही है। अगर हम झारखंड में हैं और झारखंड के झारखंडी जीवन का रिफ्लेक्शन अगर नाटकों में नहीं है तो ये दृष्टिविहीनता ही है। तो पिछले 50 वर्षों का जो नाटक है वो दृष्टिविहीन है, और इसमें कोई नाटक अगर हो गया तो वो भी कोई ये नहीं, उसको मुख्य धारा में तो शामिल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इप्टा जैसी संस्थाएं रही, फिर नुक्कड़ में बहुत सारे दूसरे लोग भी आए, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? इप्टा का बहुत माने पिन पॉइंटेड प्रोजेक्ट हुआ करता था कि एक खास धारा, लेकिन यहाँ जो भी नाटक हुए इप्टा के बैनर से बहुत कम हुए, लेकिन उसमें भी उस दृष्टि का अभाव था। इप्टा के लिए हम लोगों ने कई नाटक किए, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि नाटक पर नाटक से, तो हमारे नाटक इप्टा के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन अच्छे नाटक थे, तो इप्टा वालों ने इसको करना है। तो वो नाटक होते थे, और उनकी खुद जो उन लोगों ने नाटक किया उसमें भी कोई माने धारदार बात सामने नहीं आई, माने उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दौर तो सफदर हाशमी की हत्या के बाद नुक्कड़ नाटक के सफदर हाशमी की हत्या जिस साल हुई थी उस साल बड़ा धूम धड़ाके से चौक चौराहे पर नाटक हो रहे थे, लेकिन वो या तो सफदर हाशमी का जो नाटक था उसी की पुनरावृत्ति हो रही थी, या असरहीन कोई नाटक हुआ। बस क्रेज ये था कि सफदर हाशमी जिंदाबाद करना है और चौक चौराहे पर नाटक करना हो गया, और वो खत्म हो गया। मैंने उसका हासिल हमको कुछ नजर नहीं आता है। आपने नाटक भी कई सारे लिखे, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए, अपने नाटकों के बारे में। दर्जन भर नाटक तो जरूर लिखे, और अभी हम ये थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे ना कि नाट्य ग्रुप का सदस्य नाटक, तो वो कमजोरी मेरे अंदर भी थी कि हमारे नाट्य ग्रुप के लिए हम
बाहर से नाटक नहीं चुन करके अपने लिखे नाटक करते रहे। इसकी दो वजह थी कि एक तो जब हम कोई नाटक करना चाहते थे और 10-20 नाटक पढ़ते थे तो हमारी क्षमता उन नाटकों के करने की नहीं होती थी। जैसे इस क्षमता को व्यवहारिक तौर पे अगर कहते हैं तो मैं किस तरह की, जैसे कास्ट की, हाँ, विमेन आर्टिस्ट की, हाँ, महिला कलाकारों की कमी, पुरुष कलाकारों की कमी, समझदारी की कमी, उस नाटक को इंटरप्रेट करना लगता नहीं था कि हम इसको सही ढंग से इंटरप्रेट कर पाएंगे। बातें गंभीर हैं और हमारे सोच की स्थिति उतनी नहीं है, तो इसलिए हम उन नाटकों को नहीं टच करते थे। और नाटक करने की भूख भी थी, तो अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से, अपनी कलाकारों की उपलब्धता के अनुसार हमने नाटक लिखे और फिर उसका मंचन किया। जिन दिनों हमारे पास महिला कलाकारों का अभाव था तो हमने ऐसे नाटक लिखे जिसमें महिला पात्रों की गुंजाइश नहीं थी, तो बिना महिला पात्र के नाटक लिखे। जब 1-2 महिला पात्र उपलब्ध हुए तो हमने ऐसे नाटक लिखे जिसमें 1-2 महिलाओं की खपत हो, तो वैसे नाटक लिखे। जब महिला कलाकारों की उपलब्धता बढ़ गई तो फिर ऐसे नाटक लिखे जिसमें 4-4, 5-5 महिला पात्र भी हों तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो। तो हमने फिर वैसे दूसरे नाटकों को चुनना भी शुरू किया। हमारे अपने लिखे नाटकों के अलावा तो हमारे नाटक हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमने नाटक लिखे और लगभग दर्जन भर नाटक लिखे। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और इससे हिंदी रंगमंच का जो एक ट्रेंड है वो मुझे समझ में आ रहा है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से नाटक लिखे जाते हैं। मतलब पूरा हिंदी रंगमंच में जो लोग नाटक कर रहे हैं थे या करते हैं आज भी, और जो लोग नाटक जिसमें वो चाहे लिखने वाले हों चाहे एक्टिंग करने वाले हों, है ना, वो सब अपनी ज़रूरत से करते हैं, है ना। ये बहुत मार्के की बात है रंगमंच के, भारतीय रंगमंच की स्थिति को समझने के लिए, खास करके शौकिया रंगमंच को। आपने कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे और अभी जो आपका जो लेटेस्ट नाटक है वो इतिहास के पर ही आधारित है। इसके अलावा आपने नागपुरी नाटक भी लिखा, श्रुति नाटक जैसे प्रयोग किए, कविता पोस्टर जैसे प्रदर्शनियाँ भी लगाई। तो ये अलग अलग फॉर्म चुनने के पीछे क्या वजह रही? कवि थे हमने मेरी शुरुआत तो कविताओं से ही हुई, लेकिन हम बड़ी संख्या में कविताएं नहीं लिख पाए, बहुत कम लिखा। और शुरुआती दौर की कविताओं का एक संकलन मुखर प्रकाशित हुआ। उसके बाद सच में बहुत कम मात्रा में, तो हमने 16 पेज वाली पुस्तिकाएं, कविता किताब, सिर्फ 16 सफ़े और 16 सफ़े मौसम के नाम, इस तरह से 16 पेज की कविताएं प्रकाशित करते रहे। कोई बड़ा संकलन, बड़े जिल्द में छापने लायक कविताओं की संख्या नहीं हुई, लेकिन ये मानना है कि कविताएं लिखी और डायरी के अंदर रहे तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हमने प्रदर्शनी लगाकर उसको प्रकाशित करने की योजना बनाई और कविताओं की प्रदर्शनी लगाई। ये एक तरह का प्रकाशन था। तो वो एक प्रदर्शनी लगी, खत्म हो गई, सामग्री बची हुई है। तो ये तो कविताओं की बात हुई। और नाटक से जुड़ने के बाद नाटक में मेरी रुचि थोड़ा ज़्यादा हुई और हमने नाटक को गंभीरता से लिया
कई तरह के नाटक लिखे। पहला नाटक जो हुआ रेडियो से जुड़ा हुआ, तो रेडियो के लिए नाटक लिखा। उसके बाद जब मंच पर सक्रिय हुए तो मंच के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप मंच को देखते हुए फिर वैसे नाटक लिखे। और अभी जिस ऐतिहासिक नाटक की चर्चा कर रहे हैं तो वो शुद्ध लेखक की तरह बैठ कर के लिखा। इसमें महिला पात्रों की सीमा और पुरुष पात्रों की सीमा, उस पर ध्यान दें। एक नाटक लिखना है, क्योंकि मेरी सक्रियता मंच पर कम हो गई, रेडियो में कम हो गई, तो अब रह गया कि अब नाटक, तो ये नाटक उस लेवल पर है कि अब ये नाटक जो है करने वाले करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो न करें। एक आवश्यक विषय जो मेरे समझ में आई वो इतिहास से हमने, और वैसा इतिहास जिस पर अभी तक बहुत ज़्यादा जिस पर काम नहीं हुआ था, तो उस नाटक को लिखकर कंप्लीट किया है। और बाकी जो मेरे दूसरे नाटक हैं, वो जिन दिनों हम नाटक की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाया करते थे, तो उसकी सीमाओं को देखते हुए वो नाटक लिखे गए। और हर एक नाटक एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न है, शिल्प में, कंटेंट में, विषय में, ट्रीटमेंट में, प्रस्तुति में। वो एक दूसरे के माने एक खांचे में लिखे हुए नाटक वो नहीं है। और उसमें प्रायोगिक नाटक अमीबा भी है, जो अभी तक तमाम नाटकों से डिफरेंट है वो अपनी जगह। भारत का रंगमंच बेसिकली दो रास्तों पे, अगर हम हिंदी क्षेत्र के नाटकों की बात करेंगे तो दो रास्ते लिए, एक जयशंकर प्रसाद का और एक भारतेंदु का। आप अपने को कहाँ देखते हैं, एक रंगकर्मी के बतौर, एक नाटककार के बतौर, एक प्रस्तुता के बतौर? ये जो दो भाग में नाटक को बांटा, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद, हम इस बंटवारे को खारिज करते हैं। खारिज इसलिए करते हैं, भारतेंदु नाटक लिखते थे, नाटक करते भी थे। जयशंकर प्रसाद नाटक केवल लिखते थे, उन्होंने करने पर जोर नहीं दिया था। इसीलिए शायद आप उसको दूसरे खाने में रख रहे हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद के नाटक जो पढ़ाने की चीज बन करके रह गई है, उसका कारण ये था कि जयशंकर प्रसाद ने निर्देशकों की रचनाशीलता पर विश्वास करके निर्देशकीय नहीं लिखा। इतनी ही कमजोरी है कि उन्होंने करने वाले निर्देशकों पर ज़्यादा ट्रस्ट किया कि वो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे या इसको स्टेज पर करने की व्यवस्था विकसित करेंगे और नाटक करेंगे। इसलिए उन्होंने नाटक, बाकी जो है ना कि जो ब्रैकेट में बहुत सारे निर्देश लिखे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद ने उन निर्देशों को अवॉइड किया और पाठ को उसका रस भंग न हो, इसलिए इस निर्देशकीय एलिमेंट्स को उन्होंने अलग रखा ताकि उसका पाठ रस भंग न हो। तो अगर आप उसको टेक्स्ट को लें
और कोई निर्देशक उन्हीं नाटकों को करने की दृष्टि से वो निर्देशक के उसको जोड़ दे तो वो नाटक भी करने योग्य हो जाएंगे। तो इसलिए ये खाना बंदी ठीक नहीं है कि जयशंकर प्रसाद अलग हो गए पढ़ने वाले नाटक और भारतेंदु हो गए करने वाले नाटक। तो ये भेद मेरे ख्याल से सही नहीं है। नहीं, मेरा ये सवाल मंचीयता को लेके बिल्कुल नहीं था कि जयशंकर प्रसाद अमंचीय हैं और वो मंचीय हैं। बेसिकली मैं इसको दो ट्रेड के बतौर देखता हूँ, दो प्रवृत्तियों के बतौर देखता हूँ। एक प्रवृत्ति है कि जो आप नाटक करते हैं, जिसको आपने कहा हम अपनी ज़रूरत से नाटक करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो ज़रूरत महसूस किया उस हिसाब से उन्होंने नाटक किए। हम ये सवाल ला ही नहीं रहे कि वो नाटक मंचीय करने लायक थे कि नहीं। मैं वहाँ से उसको देख रहा हूँ, उस एक ट्रेंड के बतौर देख रहा हूँ। दूसरा, जो भारतेंदु हैं वो अपनी रुचि के साथ साथ अपनी ये के साथ साथ जन रुचि का भी ख्याल रख रहे हैं। मतलब एक जन से जुड़ के नाटक कर रहा है और एक सिर्फ जो उसकी अपनी पसंद है, अपनी रुचि है, अपनी समझदारी है, उसके लिए नाटक कर। ये दो प्रवृत्ति इस रूप में। ये थोड़ा जटिलता इसको सहज ऐसे कीजिए ना। जयशंकर प्रसाद की रुचि, जयशंकर प्रसाद की अपनी रुचि तो है ही, लेकिन एक और जब हम नाटक को पंचम वेद कहते हैं और सब शास्त्रों का योग कहते हैं तो उसमें उतनी जटिलता तो होगी। आप पाठक दर्शक की परिभाषा भी भारत के नाट्य शास्त्र में है कि वो काफी माने अपर लेवल पर है। देखिए, मैं यहाँ असहमति जाहिर करूँगा, बताऊँगा कि कम से कम हिंदी का शौकिया रंगमंच भरत मुनि की परंपरा का वाहक नहीं है। क्योंकि अगर हम रांची रंगमंच को ही देखते हैं और झारखंड रंगमंच को देखते हैं, संगीत विहीन, गीत विहीन, सौंदर्य विहीन, स्त्री विहीन, स्थानीय जीवन विहीन, हाँ, और जो आपने कहा कि ओनली फॉर आर्ट, मतलब उद्देश्य विहीन। अब भरत मुनि जब अपने नाटक की शुरुआत करते हैं तो सुद्देश्य करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, और ये सिर्फ झारखंड के रंगमंच की स्थिति नहीं है, पूरे हिंदी रंगमंच की स्थिति है। लेकिन हर रंगकर्मी सबसे पहले जब आप बात शुरू कीजिए वो वेद को सामने पटक देगा, ये पांचवा वेद है और हम इसके ज्ञाता हैं या हम इसके वाहक हैं। जबकि वो पूरा हिंदी रंगमंच एक माने रसविहीन दुनिया है। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं, हाँ, वो बात वो मैं उसको आगे करना चाह रहा था, लेकिन अभी चूंकि आपने प्रसंग छेड़ दिया, तो भरत मुनि की परंपरा में रांची रंगमंच है कहाँ? रांची रंगमंच ने कहीं का रंगमंच नहीं है। भरत मुनि के निकष पर, उसकी कसौटी पर कोई रंगमंच नहीं है। लेकिन नाटक हो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और लगता है कि हाँ ठीक है, हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से नाटक जो कर रहे हैं और उसका संवाद या मैसेज जो है वो जा रहा है। ये अपनी खुशफहमी है कि हम एक नाटक किए और बहुत सारा मैसेज जो है वो समाज को दिया। कभी कभी सार्थक हो भी जाता है। अभी जैसे हम लोग हरिजन दहन कर रहे थे, अब ये संयोग या दुर्योग जो कहिए कि उन्हीं दिनों बिहार में बेलची और बढ़िया कांड हुआ था। हरिजनों पर अक्सर होता रहता है, लेकिन जिन दिनों हम ये नाटक किए ठीक उसके महीने भर पहले बेलची बढ़िया कांड हुआ था। तो लगा कि हम बड़ा सार्थक नाटक कर रहे हैं, जबकि
नाटक के रिहर्सल के दौरान मन बिल्कुल बढ़िया कांड हो चुका था, अखबारों में समाचार आ चुके, सब हो चुका था, लेकिन मेरी दृष्टि में ये कभी नहीं था कि हम उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए नाटक कर रहे हैं। अब हम नाटक कर रहे हैं तो उसको सार्थक बनाने के लिए निर्देशकीय वक्तव्य में जोड़ दिया कि अभी 2 महीना पहले बेलची बढ़िया कांड में हुआ, ऐसा होता है। तो वो लगा कि हम उससे जुड़ करके नाटक कर रहे हैं। बात वो नहीं थी। बात अगर वो 2 महीना लेट से नाटक प्रकाशित होता तो हो सकता है कि हम वो नाटक हम चुनते भी नहीं, लेकिन सही समय पर वो नाटक किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ और अच्छा लगा, चुन लिए, घटना हुई थी, उसके साथ जुड़ गए। तो बहुत सारे लोग नाटक करते हैं, किसी घटना के साथ उसको जोड़ लेते हैं, किसी आंदोलन के साथ उसको जोड़ लेते हैं, तो लगता है कि हम बड़ा सार्थक नाटक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। महिलाओं और थोड़ा रांची के रंगमंच में आदिवासियों की उपस्थिति कैसी रही है 50 साल में? हमारे ग्रुप में एक थे इसके दीपक, नाम था सुकरा कुजूर, दीपक उपना। तो मेरे जानते शहर का पहला आदिवासी कलाकार वही था। उसके बाद फिर 1-2 लड़कियां और, सरोज बाला, सरोज बाला ऐसा एक कुछ नाम था, वो भी आदिवासी लड़की थी जो मेरे नाटकों में काम कर रही थी। सोना देवता, वो विनोद जी के नाटकों में वो काम कर रही थी। उसके बाद वासवी को अगर जोड़े तो वो भी कई नाटकों में काम करती रही। कुछ माने कलाकार आए, लेकिन आदिवासी लोगों का नाटक ग्रुप या जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्राइबल्स हों, ऐसा कोई ग्रुप नहीं था। बाकी साथी संगाती में हर ग्रुप में कोई न कोई एक आदिवासी, इतना हेल मेल तो है ही कि कहीं कोई आदिवासी हो उसमें शामिल तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और महिलाओं की उपस्थिति अभी अच्छी है। 75-85 या 90 के दौरान में बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं तो बड़ी गिनी चुनी महिलाएं या लड़कियां कहिए जो प्राय सभी के नाटकों में कभी यहाँ कभी वहाँ वो काम करती थी। ज़्यादा संख्या उनकी नहीं थी, लेकिन अभी महिलाओं की संख्या पर्याप्त है, जितनी चाहे आप ढूंढ सकते हैं। झारखंड बनने के बाद रंगमंच को कुछ फायदा हुआ? एक राज्य बनने के पीछे बहुत सारी मंशाएं थी, इसमें एक कल्चरल मंशा भी थी कि इससे हमारी संस्कृति, इसका संरक्षण होगा और कलात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी। क्या ऐसा हुआ? नहीं, झारखंड बनने के बाद नाटकों के नाम पर शनि पर्व शुरू हुआ, तो नाटक को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन नाटक कलाकारों को कुछ पैसे मिलने लगे। कुछ जो NSDN हैं या जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उन लोगों ने सरकारी अनुदान प्राप्त करके नाटक करने का काम किया।
कुछ वर्कशॉप चालू हुए, कुछ वर्कशॉप अक्सर चालू रहते हैं, लेकिन इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। मतलब अगर इसको इस रूप में देखें कि पिछले 2 दशक में झारखंड में कौन से उल्लेखनीय नाटक, अगर आप याद करेंगे तो कौन से उल्लेखनीय नाटक है झारखंड बनने के बाद? नाटक तो हुए हैं, लेकिन रांची में तो कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ का आर्ट और कल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है? यहाँ का आर्ट और कल्चर डिपार्टमेंट कमीशन खाता है। चलिए, अगर हम आपको पूछे कि 50 सालों के नाटक में रांची रंगमंच के जीवन में 5 वो यादगार नाटक बताएं, तो कौन से नाटक होंगे? मैंने दशक वाइज तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको आपकी स्मृति से कुछ बताएं। कुछ नहीं, वो दशक वाइज नहीं बताएंगे, हम 5 नाटक बताते हैं। जिसमें हमको सबसे पहले बहुत प्रभावित किया था झुमरा कर कोड़ा, गुलाम का अंत नहीं, ये नाटक भी ठीक लगा। ये हुए 3 और अपने सभी नाटक तो 50 सालों में कुल 3 नाटक आपको उस स्तर पे याद है। एक कॉमेडी भी याद आती है, रामायण में महाभारत। रंग दर्पण वाले लोग जो करते थे, या उससे पहले कोई और करता है? उससे पहले भी होते हैं। रंग दर्पण तो उसका कॉपी करता है। अच्छा अच्छा। तो आपके दौर के लोग अभी क्या कर रहे हैं? सक्रिय हैं या आप ही की तरह वो भी अपनी उम्र के? नहीं, मेरी उम्र में तो मेरे साथ में जो लोग सक्रिय थे वो कम से कम 10 साल मेरे से जूनियर थे, तो उनमें अभी ऊर्जा बाकी होगी, तो उन लोग अभी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन नोटिसेबल नहीं। विनोद कुमार जी कर रहे थे, लेकिन अपने 8-10 नाटक करने के बाद बस बैठ गए। उसी तरह से अब जो हमारे पीछे वाले थे, उन माने वो तो हम इसको नाटक को रिले रेस की तरह कि हम जहाँ छोड़े मेरे बाद वाली पीढ़ी वहाँ से आगे बढ़े, ऐसा नहीं हो करके वो फिर से ककाहरा पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब तक वो फिर मिडिल पास करने के माने आते हैं, तब तक उन चूक जाते हैं, और उसके बाद वाली पीढ़ी फिर से ककाहरा शुरू करता है। ये नहीं कि वो झंडा लेकर आगे चले। तो इसलिए 1970 से लेकर 2020 तक 50 साल होते हैं। तो इस 50 साल में नाटक को जितना दूर जाना चाहिए था, अगर रिले से रेस की तरह जाते तो बहुत आगे जाता, लेकिन हर ग्रुप को ककाहरा पढ़ना है, तो वो एक बात मैंने अक्सर में कि हम जब नाटक नहीं कर पा रहे थे तो मेरे को बड़ा तकलीफ हो रहा था कि नाटक नहीं कर पा रहे हैं, नाटक नहीं कर पा रहे हैं। और 1-2 साल तक हम इस पीड़ा से बहुत ग्रसित थे कि हम नाटक नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब स्थिर होकर के सोचना शुरू किए, तो और चारों तरफ देखा कि नाटकों को, तो हमको लगा कि अब हम नाटक नहीं कर रहे हैं तो क्यों, क्या तकलीफ है। जहाँ तक हम नाटक किए, जितनी नाटक को जिस ऊंचाई तक हम लेके गए,
वहाँ तक तो अभी दूसरे लोग कर नहीं पा रहे हैं, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। कोई अगर हमको क्रॉस करता तो हमारे अंदर ऊर्जा होती कि हमको और करना चाहिए, अब इससे बढ़िया करना चाहिए, तो वो चैलेंज हमको नहीं मिल रहा है। तो हम संतुष्ट हो गए, और जब संतुष्ट हुए तो संतुष्ट होने के बाद मर रहा है। मैंने हमने जब आखिरी नाटक जो किया तो लगा कि दूसरा कोई करता तो उससे बढ़िया करता था, तो लगता था कि ओ ये तो बढ़िया किया, अब हमको इससे ज़्यादा कुछ बढ़िया करना चाहिए, तो थोड़ी ऊर्जा लगा कर करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई चैलेंज बन नहीं रहा है, तो कोई चैलेंज बन नहीं रहा है तो नहीं करने का अफसोस जो हो रहा था वो संतुष्ट हो गया कि चलो मेरे लिए अब कोई चैलेंज है नहीं, जितना किए उतना बहुत है, और अभी हम तो सरपास नहीं किया है कुछ। मैंने ये NSD ट्रेंड जो लोग हैं उनका पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन अलग होता है, तो उससे हम अपने को तुलना करते भी नहीं हैं। तो बाकी जो शौकिया दल हैं उनसे हमको कोई चैलेंज मिला नहीं, तो निश्चिंत हुई, तो हमको थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, जब कोई सरपास करेगा तब फिर देखा जाएगा। चलिए, आखिरी बात जो आपसे जानना चाहेंगे कि करप्शन एक बड़ी समस्या है हमारे देश में, लेकिन फिर उसका केंद्र रांची या झारखंड रहा जिसने पूरे देश को हिला दिया, और वो है चारा घोटाला का। ऐसा सुनने में आता है कि वो चारा घोटाला का रंगमंच रांची रंगमंच में भी चारा घोटाला का पैसा लगा। आप का क्या कहना है? क्या वाकई रांची रंगमंच चारा घोटाला के करप्शन के भीतर है? ये हम लोग देखते हैं कि अचानक से कुछ लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, खूब पैसा खर्च होता है, जबकि उसमें से जितने लोग थे वो अपने घर से नहीं लगा रहे थे, तो पैसा आ कहाँ से रहा था? माइक बंद कीजिए तो हम बोल रहे हैं। माइक नहीं, नाम न ले, हम लोग बात करें। माइक बंद कीजिए तो बोले हैं। 2 नाम हैं, लेकिन उसमें चारा घोटाला का पैसा है ये कहना मुश्किल है। संस्कार भारती बना, तो संस्कार भारती बनने से जो लोग उसमें शामिल हुए संस्कार भारती में, तो संस्कार भारती तो एक अखिल भारतीय संस्था है, RSS और BJP वालों की संस्था है, तो इसलिए वो चारा घोटाले का पैसा है, उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उसके कुछ पदाधिकारी जो हैं वो मैंने पशुपालन विभाग में, वेटनरी कॉलेज में और कहीं कहीं माने होंगे, तो वो भी उनके सदस्य रहे होंगे, तो सदस्य रहे तो रहे, लेकिन पैसे चारा घोटाला का है ऐसा तो मैंने इन्वॉल्व किया ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मतलब करप्शन के भीतर है, कहना मुश्किल है। हाँ, मतलब मुश्किल तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहना है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिस गति से वो आते हैं और फिर जिस गति से चले जाते हैं, है ना, उस दौर में तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जुड़ता है, शायद ही है। मन विश्वासपूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। विश्वासपूर्वक तो हम आप अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं कह सकते हैं।
जंगल से कविता और कविता से जंगल तक की यात्रा के बीच के पड़ावों में कई कई बार ठहरा है मन। जंगल से कविता और कविता से जंगल तक की यात्रा के बीच के पड़ावों में कई कई बार ठहरा है मन। कभी जंगल से फूटे थे सभ्यता, अभी सभ्यता ही दुश्मन है जंगल की, क्योंकि क्रौंचवध की पीड़ा से रत्नाकर को वाल्मीकि होते इसने ही देखा था, सराहा भी था इसे। क्रौंचवध की पीड़ा से रत्नाकर को वाल्मीकि होते इसने ही देखा था, सराहा भी था इसे। बस इसीलिए तब से अब तक निरंतर कट रहे हैं जंगल। क्या ये ऐसा क्षम्य अपराध था? इस और इस जैसे अनेक प्रश्नों के बीच से कई कई बार गुजरा है मन। जंगल से कविता और कविता से जंगल तक की यात्रा के बीच के पड़ावों में कई कई बार ठहरा है मन।